अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पोशाली जाग चुकी थी और सीट पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? मैंने उसे विंद्रा कट्टी के बारे में बताया तो उसने मुझसे उसका हुलिया दरियाफ्त किया। हुलिया वो नहीं है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंटेलिजेंस का आदमी हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पोशाली से कहा, चूंकि उस बूढ़े मद्रासी विंद्रा कट्टी को कह चुका हूँ कि मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने आप को यही ज़ाहिर करना कि तुम भी सियाह हो और सिर्फ ट्रेन में मेरी साथी बनी हो। पोशाली ने सर नीचे कर लिया, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर कहने लगी, तुम्हें उसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सीट पर नीम दराज हो गया। वो तो बोले ही जा रहा था, मैं क्या करता। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ताहम एक दूसरे को ट्रेन के साथ ही ज़ाहिर करेंगे। और फिर एक दिन और एक रात ही का तो सफ़र है। ट्रेन एक स्टेशन में दाखिल होकर रुकी। प्लेटफार्म दूसरी तरफ था। ट्रेन के रुकने के थोड़ी ही देर बाद राहदारी वाले बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली जल्दी से बाथरूम चली गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सफ़ेद वर्दी वाले बेरे ने सलाम करके कहा, नाश्ता तैयार है साहब। मैंने उसे कहा कि 2 आदमियों का नाश्ता ले आए। पोशाली बाथरूम से निकली तो मैंने उसे बताया कि ये ज़रूर कोई जंक्शन है जहाँ मुसाफिर नाश्ता भी करते हैं। मैं जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहा था कि कहीं उस बतूनी विंद्रा कट्टी से मुठभेड़ न हो जाए। मैंने और पोशाली ने कंपार्टमेंट में ही नाश्ता किया। बेरे ने बताया कि यह गमाला जंक्शन है। इस स्टेशन से मद्रासी विंद्रा कट्टी की बेटी संथा को ट्रेन में सवार होना था। ट्रेन यहाँ 20 मिनट तक रुकी रही। यहाँ से चली तो उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो गई, शायद इसलिए कि यह ढलानी इलाका था। दिन की रोशनी जंगलों में फैली हुई थी। आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था। नीला आसमान शफाफ था। दोपहर का खाना एक और जंक्शन पर दिया गया। अभी तक विंद्रा कट्टी से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। वो हमारे डब्बे में भी नहीं आया था। मैं उसे तकरीबन भूल चुका था और पोशाली के साथ कोलंबो पहुंचकर अपने खुफिया एजेंट के ठिकाने पर जाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू कर रहा था। मैं ये चाहता था कि हम दोनों कोलंबो के बड़े स्टेशन पर एक साथ न उतरें, बल्कि पोशाली एक स्टेशन पहले उतर जाए और फिर हम दोनों कोलंबो के लाइट हाउस के पास आकर मिल जाएं। पोशाली कोलंबो के मज़ाफ़ात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं भी अब काफ़ी हद तक उन इलाकों से शनासा हो गया था। ये हमने पता कर लिया था कि जाफना एक्सप्रेस कोलंबो रात के पिछले पैर को 3:30 बजे के करीब पहुंचेगी। हमारे लिए यह बड़ी मुनासिब बात थी कि हम पिछले पैर के अंधेरे में कोलंबो पहुंचेंगे। यकीनी तौर पर जजीरे से हमारे फरार की इतला कोलंबो में और रूसी सफारत खाने और वहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुँच गई होगी। और रूसी और भारतीय सफारत खानों के किराए के जासूस है और लंका पुलिस के खुफिया आदमी कोलंबो रेलवे स्टेशन पर ज़रूर मौजूद होंगे। हम आने वाली नाजुक और पुरखतर सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। इस उम्र का हमने फैसला कर लिया था कि पोशाली एक स्टेशन पहले ट्रेन से उतर जाएगी, जबकि मैं उसी स्टेशन से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से उतरकर किसी डब्बे में घुस जाऊंगा ताकि कोलंबो पहुंचने पर मुझे दूसरे मुसाफिरों का कैमोफ्लेज मिल सके और मैं मुसाफिरों के हजूम के साथ ही बाहर निकल जाऊं। शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पोशाली की तरफ और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि कौन है। दूसरी जानब राहदारी में ट्रेन के शोर में एक औरत की नकरी आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, डैडी ने आपके लिए पेड़े भेजे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नीली जीन्स में मलबूस है एक दुबली पतली तीखे नकोश वाली लड़की हाथ में छोटी सी टोकरी लिए खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम संता है। डैडी ने आपसे मेरा तारुफ करा दिया होगा। ये पेड़े हमने घर में बने हैं, प्लीज़ इसे ले लीजिए। मैंने टोकरी उसके हाथ से लेकर शुक्रिया अदा किया और दरवाज़ा बंद करके इत्मीनान का सांस लिया। कम बखत मद्रासी विंद्रा कट्टी किया जाता है। मैंने दरवाजे की चटकनी चढ़ा दी थी। फिर बाथरूम के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। पोशाली बाहर निकली। कौन था? मैंने उसे टोकरी दिखाते हुए बताया कि मद्रासी विंद्रा कट्टी ने अपनी बेटी संता के हाथ ये घर के बने हुए पेड़े भेजे हैं। पोशाली ने टोकरी मेरे हाथ से ले लिया और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली, मैं उस मद्रासी को भी इस तरह खिड़की से बाहर फेंक देना चाहती हूँ। यह क्यों तुम्हारे पीछे लग गया है? आखिर उसने अपनी लड़की को क्यों यहाँ भेजा? मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि यह इंटेलिजेंस का आदमी है। मैंने सीट पर बैठते हुए कहा, शक तो मुझे भी है,
लेकिन हम उसे अभी उठाकर ट्रेन से बाहर नहीं फेंक सकते। परेशान होने की ज़रूरत नहीं पोशाली, शाम हो गई है, सफ़र थोड़ा रह गया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं उससे पीछा छुड़ाना जानता हूँ। पोशाली का रवैया हक बजानिब था। उसने अपने पीछे लगे हुए इंटेलिजेंस के आदमी को जाफना में ही देख लिया था। यही वजह थी कि अभी तक ट्रेन की राहदारी में भी नहीं निकली थी। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था कि बेरा खाना ले आया। रात हो चुकी थी, हमने खाना खाया, बेरा बर्तन वापस ले गया था। संथा अपने डैडी की जानब से कोई और सौगात लेकर दोबारा नहीं आई थी। मुझे यकीन होने लगा था कि सीआईडी का उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ये इस किस्म के लोग हैं जो मुसाफिरों में जल्दी घुल मिल जाते हैं। मैंने अपने इस ख्याल का इजहार पोशाली से न किया। खाना खाने के बाद पोशाली सो गई। मैं अकेला सीट पर नीम दराज होकर सिगरेट फूंकता रहा। ट्रेन रात 3:30 बजे कोलंबो पहुंचने वाली थी। अगरचे अभी बहुत वक्त पड़ा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस नुक्ते पर गौर कर रहा था कि आया पुशारी एक स्टेशन पीछे उतरने के बाद लाइट हाउस वाले ठिकाने पर पहुंच जाएगी। वो अकेली होगी, कहीं किसी मुश्किल में गिरफ्तार तो नहीं हो जाएगी। अगरचे वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन औरत आखिर औरत होती है, वो कितनी ताकतवर क्यों न बन जाए, सनफे नाजुक ही रहती है। ट्रेन खटाखट के शोर के साथ अपनी मंजिल की तरफ रात के अंधेरे में उड़ी जा रही थी। जो जो मंजिल करीब आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा हूं। मैं सीट पर से उठा, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, बाहरदारी में आया। अचानक मुझे अपने आका में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी औरत ने हेलो कहा हो। मैंने पलट कर देखा, मद्रासी विंद्रा कटी की खूबसूरत बेटी संथा मेरे पहलू में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। संथा ने अंग्रेजी में कहा, डैडी बहुत जल्द सो जाते हैं। डब्बे में अकेली घबरा रही थी। आज मौसम हबस आलूद है ना। मैं हाँ कहकर अपने डब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि संथा ने मेरा बाजू पकड़ लिया। प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? संथा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मुझे उसकी आंखों में पहली बार खौफ और हरास की झलक नजर आई। मुझे उससे पूछना पड़ा कि क्या बात है। अब वो तमिल जबान में बोली, डैडी दौलत के लालच में आकर मेरा ब्याह एक उधेड़ मरसन हाली शहर से करने वाले हैं। वो इसलिए मुझे कोलंबो ले जा रहे हैं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, माँ भी मर चुकी है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो तुम्हारा डैडी है, यह तुम्हारा घरेलू मामला है, मैं इसमें दखल देने वाला कौन होता हूँ? संथा ने मेरा हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कहने लगी, प्लीज़ मुझे कोलंबो अपने घर का पता बता दो, मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, कोलंबो में मेरा कोई घर नहीं है, जाने मुझे किस होटल में ठहरना पड़े। आई एम सॉरी संथा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संथा चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैं अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने लगा तो उसने एक बार फिर मेरा बाजू थाम लिया और रोते हुए बोली, तो फिर मेरे डैडी को समझाओ कि वो मेरी शादी उस बूढ़े से न करे। तुम मुझे अच्छे नौजवान लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कंधे उचकाते हुए उसे नफ़ी में जवाब दिया, माजरत तलब की, और जल्दी से अपने डब्बे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वैशाली अभी तक गहरी नींद में थी। मैंने चटखनी चढ़ा दिया और सोचने लगा कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस तरह सोचना कुदरती अमर था। सूरत हाल कुछ ऐसी थी, मुझे डर था कि संथा दोबारा दरवाज़ा न खटखटा दे। ट्रेन भागी जा रही थी, मेरे कान उस शोर में भी दरवाजे पर लगे थे, मगर किसी ने बाहर दस्तक न दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि संथा की बला टल गई थी। अगर ये लड़की सच्ची भी थी तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता था? अहमक लड़की। मैंने सिगरेट सुल गई और सीट पर लेटकर हल्के हल्के कश लगाने लगा। नींद अभी कोसों दूर थी। मैं सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। यह मेरा अंदाज़ा था जो मैंने तारों की पोजीशन को देख कर लगाया था। कोई 1.5 घंटे के बाद उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो गई। मैंने खिड़की के शीशे से हथेलियों की आड़ बनाकर झांका। दो रोशनियों की एक कतार पीछे को जा रही थी। कोई बड़ा शहर आ रहा था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रेल की पटरियों के जाल पर से धड़धड़ाती हुई गुजरने लगी। वैशाली की आंख खुल गई। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या कोलंबो आ गया? मैंने कहा, अभी नहीं, मेरा ख्याल है यह कोई बड़ा शहर जंक्शन है। वैशाली उठकर बैठ गई। टाइम क्या होगा? काम बखत हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं है।
मैंने कहा, इस जंक्शन पर वक्त देखूंगा। चूंकि मैं किसी स्टेशन पर भी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वक्त का पता न कर सका था। ट्रेन एक रोशन प्लेटफार्म में दाखिल होकर रुक गई। यह प्लेटफार्म हमारी सीट वाली खिड़की की तरफ था। पोशाली के कहने पर मैंने खिड़की के शटर भी चढ़ा दिए थे। मैंने कहा, जब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त रात का क्या बजा है। पोशाली बोली, किसी छोटे स्टेशन पर टाइम पूछ लेना। यह कोई बड़ा स्टेशन है, यहाँ हम इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ जाएंगे। हम बंद डब्बे में ही बैठे रहे। खुदा का शुक्र है कि संत और उसके डैडी में से कोई भी नहीं आया था। शायद ये लोग सो रहे थे। ट्रेन उस स्टेशन पर मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 20 मिनट तक खड़ी रही। फिर इंजन ने वसल दिया, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया। अब मैंने पोशाली को बता दिया कि जब मैं राहदारी में थोड़ी देर के लिए गया था तो संथा के साथ मेरी क्या बातें हुई थी। वो आंखें खोले मुझे तकने लगी। ये सब ड्रामा है। हमें सबसे पहले इन लोगों से खबरदार रहना होगा। यकीन करो, ये इंटेलिजेंस के आदमी हैं। हम कोलंबो से 2 स्टेशन पीछे उतर जाएंगे। उसे मेरा पता तो नहीं चला। मैंने कहा, कैसे पता चलता? मैंने उसे डब्बे में आने ही नहीं दिया था। संथा और उसका मद्रासी डैडी पोशाली के सर पर सवार हो गए थे। वो अगले जंक्शन पर ही ट्रेन छोड़ने को तैयार हो गई थी। हम कोलंबो जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हमें यह ट्रेन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छोड़ देनी चाहिए। मैंने पोशाली को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसका इसरार बढ़ता ही चला गया। मजबूरन मुझे उसके फैसले के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। हमें कुछ मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो कोई जंक्शन होगा या नहीं। ट्रेन छोटे स्टेशन छोड़े जा रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीमी होने लगी। पोशाली ने शीशा उतार कर बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, यह भी कोई बड़ा स्टेशन है। कारखानों की रोशनियां नजर आ रही हैं। हम इस जगह उतरेंगे। मैंने दबी जबान में कहा कि दूसरी ट्रेन यहाँ से न जाने कब चले, और फिर यह भी तो हो सकता है कि हमें कल रात इसी ट्रेन को पकड़ना पड़े। हम सारा दिन कहाँ गुजारेंगे? पोशाली अपने जिद पर उड़ी रही, कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा। तुम उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हम ट्रेन के रुकने से पहले ही डब्बे से निकलकर राहदारी के दरवाजे पर चले जाएंगे। ट्रेन प्लेटफार्म पर अभी रुकी ही थी कि पोशाली ने दरवाज़ा खोला और हम तेज़ी से प्लेटफार्म पर उतरे और पीछे की तरफ चलने लगे। मैंने कंखियों से देखा, यह कोई ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था। सिर्फ 2 स्टॉल थे जो बंद थे। चंद एक मुसाफिर ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हम तेज तेज चलते हुए प्लेटफार्म के पिछले हिस्से में उस जगह आ गए जहाँ से प्लेटफार्म ढलान की शक्ल में नीचे चला जाता था। यहाँ कुछ अंधेरा था। हम दीवार के पास जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी और उसका आखिरी डब्बा हमसे काफ़ी दूर था, जिसके पीछे सुर्ख बत्ती जल रही थी। जो थोड़े से मुसाफिर थे वो ट्रेन में सवार हो गए थे। प्लेटफार्म वीरान वीरान सा लग रहा था। कोई स्टॉल भी खुला हुआ नहीं था। सिर्फ एक रेडी वाला एक तरफ खड़ा था। थोड़ी देर बाद गार्ड ने सीटी देकर लालटेन हिलाई। इंजन ने वसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा और पोशाली से कहा, संत और उसके डैडी से हमने नजात हासिल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि अब यहाँ सारा दिन कहाँ गुजारेंगे। पोशाली ने कहा, सुबह हो लेने दो, सोच लेंगे। लेकिन उन लोगों से पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी था। अभी सुबह होने में शायद 3 साढ़े 3 घंटे बाकी थे। उस प्लेटफार्म पर ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ट्रेन के चले जाने के बाद प्लेटफार्म मज़ीद वीरान हो गया था। उसके गेट के ऊपर वाली बत्ती बुझा दी गई थी। इस बात का खतरा था कि अगर पुलिस की कोई पार्टी रात के गश्त पर हो तो हमसे पूछगछ न शुरू कर दे। मैंने इस जमाने में पोशाली से मशवरा किया तो वो कहने लगी, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट हैं। कोलंबो जा रहे थे कि ट्रेन छूट गई और हम रह गए। रात गुजरती चली जा रही थी। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन से किसी दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन पोशाली की दलील में काफ़ी जान थी। इतनी रात गए किसी दूसरी जगह हम पर शक किया जा सकता था। हम सुनसान प्लेटफार्म के कोने वाले बेंच पर अंधेरे में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे और रात ढलती चली जा रही थी। खुदा खुदा करके रात की तारीकी तमाम हुई और मशरक से सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। हमने देखा कि स्टेशन से दूर एक दो मंजिला मकानों के झुरमट अंधेरे में से उभर रहे थे। यही शहर की आबादी थी। बाहर खेत थे, जिनमें कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड भी थे। एक तरफ मंदिर का कुलस दरख्तों से बाहर निकला हुआ था।
एक जगह सनहाली किसान खेत में हल चला रहा था। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से चाय का इंतज़ाम करता हूँ। मैं बेंच पर से उठकर प्लेटफार्म पर स्टेशन की तरफ चलने लगा। यहाँ दो ही स्टॉल थे जो अभी तक बंद थे। गेट पर रेलवे का कोई चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से गुजरकर बाहर निकल आया। एक तरफ नीम का बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। उस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी नुमा खोखा बना हुआ था, जहाँ एक सनहाली भट्टी में आग जला रहा था। दूसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। मैंने उस सनहाली के पास जाकर तमिल में कहा, क्या चाय मिल जाएगी? लंका में सनहाली के साथ साथ तमिल जबान भी आम बोली और समझी जाती है। उस चाय वाली की उम्र 50 से ऊपर होगी। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। धोती के ऊपर पतला जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई बुनियान के और कुछ नहीं था। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और तमिल ही में बोला, बैठो, अभी बन जाती है चाय। क्या खाने को कुछ मिल जाएगा? मैंने बाहर रखे हुए बेंच पर बैठते हुए पूछा। दुकानदार ने फौरन कोई जवाब न दिया। ज़रा सी खामोशी के बाद बोला, मेरे पास कल के बचे हुए कुछ केले हैं, डबल रोटी अभी कुछ देर में आएगी शहर से। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। दुकानदार ने आग जलाई थी। उस पर पानी की केतली रखते हुए बोला, तुम इस कस्बे के नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? मैंने वही बात दोहरा दी जो सोच रखी थी। मैं और मेरी पत्नी टूरिस्ट हैं, जाफना गए थे पुराने मंदिर देखने। वापस कोलंबो जा रहे थे कि गाड़ी निकल गई। मेरी पत्नी प्लेटफार्म पर ही बैठी है। दुकानदार ने मुझे गौर से देखा और बोला, क्या तुम मद्रास के हो? मैंने इस बात में जवाब दिया तो वह मुस्कराया। मैं भी कभी मद्रास ही से यहाँ मजदूरी करने आया करता था, बस फिर यहीं का होकर रह गया। फिर उसने कोखे में रखे हुए टोकरे से जर्द रंग के छोटे छोटे केले निकाल कर मेरे सामने भट्टी के पास रखे और बोला, यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी सीधी कोलंबो जाती है और वही गाड़ी है जो रात को यहाँ पहुँचती है। शायद तुम उसी गाड़ी में आए थे। मैंने कहा, हाँ हाँ, हम उसी गाड़ी में आए थे। बदकिस्मती से हम चाय पीने के लिए प्लेटफार्म पर उतरे और गाड़ी चली गई तो उसमें सवार न हो सके। गाड़ी बड़ी जल्दी तेज हो गई थी। सनहाली बोला, एक गाड़ी तो अभी थोड़ी देर में आएगी, मगर वो कोलंबो नहीं जाएगी। तुम्हें आगे दो जगह से बदलनी पड़ेगी, बाकी गाड़ियां भी तुम्हें दो जगह से बदलनी पड़ेंगी। उसने शीशे के दो गिलास धोकर कैलू के पास रख दिए और बोला, क्या तुम रात वाली गाड़ी ही पकड़ना चाहते हो? मैंने जवाब दिया कि हो सकता है कोई दूसरी पकड़ लें, आगे जाकर गाड़ी तब्दील कर लेंगे। वो अंगीठी में ज़ोर ज़ोर से नारियल के पंखे से हवा दे रहा था। मेरा जहन तेज़ी से सोचने लगा कि क्या हमारे लिए जगह जगह गाड़ी बदलना ठीक रहेगा। उस कम बखत मद्रासी विंद्रा कट्टी ने हमें अजीब मुसीबत में डाल दिया था। सनहाली दुकानदार ने चाय गिलासों में डाल दी थी। मैंने उसके पास 10 रुपये रखवाए और चाय और केले लेकर प्लेटफार्म पर वैशाली के पास आ गया। उसे वो सारी बातें बताई जो सनहाली दुकानदार ने ट्रेनों के बारे में कही थी। वैशाली चाय का गिलास होंठों के पास ले जाकर बोली, हम दिन में भी कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो कुदरती बात है कि दिन की रोशनी में ही कोलंबो पहुंचेंगे, और ये मैं नहीं चाहती। हमें रात के वक्त कोलंबो पहुंचना है। मैंने केला छीलते हुए कहा, जब तो रात वाली गाड़ी ही हमारे लिए मुनासिब रहेगी, वही जिसमें हम सफ़र कर रहे थे। उसके टिकट भी हमारे पास है। प्लेटफार्म पर कुछ मुसाफिर नजर आने लगे थे, शायद गाड़ी आने वाली थी। वैशाली ने मुसाफिरों को एक नज़र देखा और बोली, गाड़ी आने वाली है, हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मैं उसके ख्याल से मुतफिक था। मैंने कहा, मैं ये गिलास वापस करूँ, वापस आकर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। सनहाली दुकानदार को खाली गिलास दिए और चाय और केलों की कीमत अदा करके बाकी के पैसे वापस लिए। और मैंने कहा, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं और मेरी बीवी कुछ वक्त गुजार सकें, क्योंकि हम रात की गाड़ी से वापस जाएंगे। अब मुझे ख्याल आया कि हमारे पास रात वाली गाड़ी का टिकट है। ये फर्स्ट क्लास का टिकट है और बाकी ट्रेनों में शायद फर्स्ट क्लास नहीं होती है। सनहाली दुकानदार सर खुजाते हुए बोला, इस शहर में कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती है, कोई होटल भी नहीं है। लोग तो यही स्टेशन पर ही रात गुजार लेते हैं, मगर तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है। एक ही जगह तुम्हारे लायक है। यहाँ से बाएं जानिब एक तालाब है, उसके किनारे सोनानाथन जी का मंदिर है। उस मंदिर में पुरानी सराय भी है, जहाँ बाहर से आए हुए यात्री आकर ठहरते हैं। वहाँ का पुजारी बड़ा अच्छा आदमी है, वो भी तमिल है। तुम लोग वहाँ बड़े आराम से दिन गुजार सकोगे। वापस आकर मैंने यह तजवीज़ पोशाली के सामने रखी तो वो कुछ देर सोची रही, फिर बोली, ठीक है, हम उस मंदिर में चलते हैं। प्लेटफार्म से निकलकर हम मंदिर की तरफ चल पड़े। यह मंदिर खेतों से दूर एक संगलाख मैदान में पुरानी सीढ़ियों वाले तालाब के किनारे वाक़ था। मंदिर छोटा सा था,
एक चबूतरे पर बना हुआ था। सामने काफ़ी वसी सैन था। सैन में एक तरफ गाय बंधी थी। चबूतरे पर एक सियाफाम पुजारी सिर्फ धोती बांधे नारियल की सफ पर बैठा था। मैंने जाते उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जेब से 10-10 रुपए के 3 नोट निकालकर उसे पेश किया और तमिल जबान में कहा, ये हमारी तरफ से श्री नाथन स्वामी की दक्षिणा स्वीकार करें। पुजारी जी, हम मद्रास से लंका के मंदिरों की यात्रा को निकले हैं। आज आपके मंदिर की यात्रा कर रहे हैं। 30 रुपए उस जमाने में अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। पुजारी बहुत खुश हुआ। नोट उसने अपनी धोती में उड़स लिए और बोला, महाराज, हमारे धन भाग के आप यहाँ आए। श्री नाथन स्वामी आपके आने पर बहुत खुश हुए होंगे। पधारिए पधारिए। मैंने फौरन हर्फ मतलब जबान पर लाते हुए कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी बहुत थक गए हैं। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। हमें कोई जगह बताइए जहाँ मेरी पत्नी थोड़ी देर आराम कर सके। पुजारी झुककर बोला, क्यों नहीं महाराज, मेरे साथ हैं। ये जगह आपके लायक तो नहीं है, पर इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुजारी ने आवाज़ देकर एक लड़की को बुलाया। सामने वाली कोठरी से एक दुबली पतली सांवली सी लड़की नमूदार हुई। पुजारी ने उसे सनहाली में कुछ कहा। वो बरामदे वाली कोठरियों की तरफ भाग गई। पुजारी बोला, महाराज, ये मेरी पुत्री रामी है। मैंने इसका नाम तामिली रखा हुआ है। इसकी माँ तो स्वर्गवासी हो गई है। मेरे साथ पधारिए। रामी ने बरामदे में जो खस्ता हाल 4-6 कोठरियाँ बनी थी, उनमें से एक कोठरी खोल दी थी और अब अंदर पड़ी खाट को झाड़ कर रही थी। कोठरी में एक और खाट डाल दी गई। ऊपर नारियल की सफ़ें बिछा दी गई। मैंने और पोशाली ने हाथ जोड़कर पुजारी का शुक्रिया अदा किया और कोठरी में आकर 4 पायों पर बैठ गए। पुजारी ये कहकर चला गया कि वो हमारे लिए चाय बनवा कर भेजता है। कोठरी बेहद खस्ता और बोसीदा थी, मगर इससे अच्छा गोशा या फियात हमें वहाँ कहीं नहीं मिल सकता था। हरामी हमारे लिए चाय के गिलास ले आई। वो मुस्कुरा रही थी। बड़ी शर्मीली और भोली भाली सी लड़की थी। तामिल भी रवानी से बोल लेती थी। दोपहर का खाना भी हमने वहीं खाया। करीब ही मंदिर के अहाते में एक छोटा सा गुसल खाना था। हम जहाँ नहा धोकर ताज़ा दम भी हो गए। दोपहर के खाने के बाद हम सो गए। तीसरे पैर आँख खुली। मैं कोठरी से निकलकर बाहर निकल आया तो सूरज मगरब में नारियल के दरख्तों के पीछे झुकता चला जा रहा था। मुझे देखकर पुजारी जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने जेब से 10 रुपए के मजीद 2 नोट निकाल कर उसे दिए और कहा कि शाम को हमारे लिए कुछ तरकारी पका लेना। वो रुपए नहीं ले रहा था, लेकिन मेरा मकसद उसे रुपए देना ही था। तरकारी से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने थोड़ा सा इसरार किया तो उसने रुपए रख लिए और बोला, मैं रामी को अभी बाजार भेजता हूँ तरकारी लाने। रामी बैगन का भरता बड़ा अच्छा बनाती है, आपको पसंद है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैंने खुश होकर कहा। पुजारी रामी को आवाज़ देता कोठरी की तरफ चला गया। थोड़ी देर में रामी हमारे लिए गिलासों में चाय लेकर आई। शर्माते हुए बोली, मैंने ये चाय खुद बनाई है आपा। चाय मज़ेदार थी। सैलून की चाय वैसे बड़ी अच्छी होती है। उस वक्त हमें चाय की ज़रूरत भी बहुत थी। अभी तक हम दोनों बहुत मुतमईन थे। दिन गुजारने के लिए हमें ऐसी किसी महफूज और गुमनाम जगह की ज़रूरत थी। पूरा दिन बगैर किसी हादसे के गुजर गया था, लेकिन अभी हमें आधी से ज़्यादा रात गुजारनी थी। हमें वही गाड़ी पकड़नी थी जो रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंचती थी। पुजारी ने हमारी कोठरी में लालटेन जलाकर रख दी थी। रात के वक्त जब वो साला लेकर हमारे पास आया तो मैंने एहतियातन उसे यह नहीं बताया कि हम रात के 1 बजे वाली गाड़ी में जाएंगे। हम खामोशी से उसे बताए बगैर आधी रात के वक्त वहाँ से निकल जाना चाहते थे। खाना खाने के बाद हम बैठकर बातें करते रहे। हमने लालटेन बुझा दी थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद उड़कर दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर बाहर देख लेते थे। घड़ी वहाँ पुजारी के यहाँ भी नहीं थी। बस अंदाजे से वक्त का हिसाब रख रहे थे। एक बार मैंने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। 7 सितारों का झुरमुट आसमान के वस्त में आ गया था। इसका मतलब था कि रात आधी होने वाली है। मैंने पोशाली से कहा कि हमें अब निकल जाना चाहिए। वो पहले ही तैयार थी। हम कोठरी से निकलकर उसके अकब में आ गए। सिर्फ मंदिर की ड्योढ़ी में एक कमज़ोर सा बल्ब जल रहा था। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। स्टेशन को जाने वाला रास्ता हमें मालूम था। हम संगलाख मैदान को अबूर करके तरकारियों के खेत में आ गए। यहाँ सब्ज खेतों की वजह से अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन सामने कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन के सिग्नल की बत्ती हमें साफ दिखाई दे रही थी। यही हमारी मंजिल थी। रेलवे स्टेशन पर जाकर हमें इल्म हुआ कि इस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे और ट्रेन के आने में 15-20 मिनट ही बाकी थे। टिकट हमारे पास मौजूद थे।
हम उस कोने वाले बेंच पर जाकर बैठ गए। हमारी नजरें अंधेरे में गुम होती रेलवे लाइन पर लगी थी। आखिर दूर से इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और हमारी जान में जान आई। फिर इंजन की झलमलाती रोशनी भी नजर आने लगी। हम बेंच से उठे और प्लेटफार्म के जंगले के साथ उगे हुए इमली के दरख्तों की ओट में हो गए ताकि इंजन की रोशनी हम पर न पड़े। ट्रेन शोर मचाती प्लेटफार्म में दाखिल हुई तो ज़मीन हिलने लगी। इंजन के गुजरते ही हम दरख्तों की ओर से निकलकर आगे चलने लगे। प्लेटफार्म पर मुसाफिर न होने के बराबर थे। 2-3 मुसाफिर उतरे और 2 एक सवार हो गए। यहाँ ट्रेन 1.5-2 मिनट ही रुकती थी। मुसीबत ये हुई कि जाफना एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के तीनों डब्बों के दरवाजे बंद थे। पौशाली ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा, सामने जो डब्बा है उसमें बैठ जाते हैं। और हमने ऐसा ही किया। थर्ड क्लास के एक डब्बे में घुस गए। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। डब्बे की सिर्फ एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी। कोई सीट खाली नहीं थी। हम दूसरी तरफ जाने वाले बंद दरवाजे के करीब सामान के दरमियान बैठ गए। गार्ड की सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि ये मरला बखैर खूबी तय हो गया था। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन ही है। कोई इतना बड़ा जंक्शन ना आया कि ट्रेन वहाँ रुकी रहती है और हम थर्ड क्लास के डब्बे से उतरकर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। एक मुसाफिर से हमने ये मालूम कर लिया था कि ट्रेन थोड़ी लेट है और कोलंबो 4 बजे पहुंचेगी। हम थर्ड क्लास के डब्बे में ही बैठे रहे। किसी न किसी तरह वक्त गुजर गया। आसमान पर सुबह काजिब की नीली रोशनी फूटने लगी और कोलंबो शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गया। इसके साथ ही हमारी बेचैनी में इजाफा हो गया क्योंकि ट्रेन हर छोटे लोकल स्टेशन को छोड़ती जा रही थी। हमारा ख्याल था कि हमें कोलंबो के फोर्ट या मरवाना स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। यह बात हमारे लिए तशवीशनाक थी क्योंकि बड़े स्टेशन पर सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों की मौजूदगी यकीनी थी और उनकी अकाबी नज़रों से बचना मुश्किल था, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो हमारी मुश्किलों से वाकिफ़ थे। हम दरवाजे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। स्टेशन की रोशनियां तेज़ी से पीछे गुजरी तो पोशाली ने घबरा कर कहा, यह आखिरी लोकल स्टेशन था, आगे कोलंबो का मरवाना स्टेशन है।